अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन हसीम ऑन माइक। तो हमारे साथ आज बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी मौजूद हैं। इन्होंने लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स हासिल की हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है, चैलेंजेस थे, टफ टाइम था, फाइनेंशियली सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, अपनी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने एक बुलंद हौसले के साथ चैलेंजेस को अबूर करते हुए अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया और आज माशाल्लाह ये प्रिंसिपल बिजनेस इंटेलिजेंस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद जाहिद। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। जी अमजद, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ जिंदगी में से टाइम दिया हमें इस पॉडकास्ट के लिए, और ये यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी थी ये पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह। अच्छा अमजद, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने एजुकेशन करियर में अपने कौन-कौन से फेजेस कंप्लीट किए हैं, उनके हवाले से थोड़ा-सा बता दें हमें, ताकि हमें आइडिया हो जाए आपका एजुकेशन करियर क्या रहा है? अच्छा सीन ऐसा है कि 5 साल की उम्र में स्कूलिंग स्टार्ट हुई मेरी। 2008 में मैंने मैट्रिक की और 2010 में एमटेक की। 2010 से जब मेरी ग्रेजुएशन का सफ़र स्टार्ट हुआ तो ऑनवर्ड 2020 तक दैट वाज़, जिसे मैं कह सकता हूँ कि वो प्योरली एक स्ट्रगलिंग पीरियड था। ये जो स्ट्रगल का पीरियड होता है ना, ये बड़ा डायनामिक होता है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है, अपना उसका सफ़र होता है। वो कोई चीज़ अचीव करना चाह रहा है तो जो हालात व वाक़यात, जो कॉन्सिक्वेंसेज़ वो फ़ेस करता है वो उसके अपने होते हैं। ठीक है। आप उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। मतलब मैं जिन फ़ेज़ेज़ से गुज़रा हूँ, हो सकता है कि एक दूसरा बच्चा मेरे ही सिटी के अंदर बैठा अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके हालात मुझसे बहुत डिफरेंट हो। बट बिल्कुल हम ऐसे। इसको बिल्कुल जनरल टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी कहानी ऐसी भी नहीं है कि जिसे हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करके या एज़ अ रोल मॉडल बना के पेश करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर लातादाद स्ट्रगल की स्टोरीज़ हैं और लोगों ने बहुत बुलंद मुकाम अचीव किए। लेकिन अगर आप इसे अपने गुज़रे हुए कल से कंपेयर करें, तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी टाइम से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले तो ज़िंदगी किसी हद तक स्मूथ चल रही थी क्योंकि अब्बू आर्मी में सर्विस करते थे। 2010 में वो रिटायर हुए, हम लोग मुल्तान में रेज़िडेंट थे। 2010 में जब वो रिटायर हुए और हम लोग जब फैसलाबाद शिफ्ट हुए, तो मेरी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुकी थी। आई वाज़ वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट और नेक्स्ट आगे नज़र नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मतलब इतना तो पता था कि आगे स्टडी करनी है, ग्रेजुएशन करनी है और कोई अच्छी जॉब एक्वायर करनी है। बट उसका राइट वे क्या है, पाथ क्या है उसका, वो नहीं पता था। ठीक है। तो फैसलाबाद शिफ्ट होने के बाद बहुत सारे मसाइल थे क्योंकि जो ग्रेजुएटी वगैरह अब्बू को मिली थी उससे हमने घर वगैरह ले लिया एक छोटा-सा, थोड़ा-सा मज़ाफ़ात के अंदर। उसके बाद मुझे ये सोचना था कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ हाथ पल्ला मारना शुरू किया क्योंकि ये आई थिंक जून-जुलाई का टाइम था, मिड ऑफ द 2010 और अगस्त-सितंबर में जाके एडमिशन्स ओपन होने थे यूनिवर्सिटी के। तो मेरे पास जो 2-3 माह थे, उसी के अंदर-अंदर मैंने अपनी ये सारी प्लानिंग करनी थी कि मैंने अब कैसे आगे चलना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपसे क्वेश्चन ऐड करता हूँ। अभी 3 मंथ्स हैं एडमिशन होने में। फाइनेंशियली क्या आप साउंड थे कि 3 माह बाद आपका एडमिशन हो जाएगा? बिकॉज आजकल के दौर में जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, कई सारे लवाजमात हैं। हुँ, आपको एडमिशन फी, आपकी सेमेस्टर फी, बहुत सारी चीजें। हुँ, बीइंग मिडिल क्लास स्टूडेंट, मैं ये जानता हूँ कि आपको वो सब कुछ मैनेज करने के लिए काफी प्लान करना पड़ता है चीजों को। इट्स नॉट अबाउट के जैसे हाई जंटली के बच्चे होते हैं, बस एक ही दिन में गए, फीस पे की और एडमिशन हो गया। तो मुझे वो 3 मंथ्स बताएं, आपने कैसे प्लान किया चीज को कि अच्छा आगे मैं एडमिशन लेने के लिए क्या प्लान कर रहा नहीं हूँ? ऐसा नहीं था कि बिल्कुल चीज़ें स्मूथ नज़र आ रही थी जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में भी एक बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि आई वाज़ होपिंग फॉर द 70 टू 75% इन माय इंटरमीडिएट राइट। और जो उस वक़्त हालात फेस कर रहा था, आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी एंट्री टेस्ट और इस तरह की चीज़ें ना। ठीक है। मेरे पास टॉप ऑफ द लिस्ट जो यूनिवर्सिटियाँ थी वो ज़रा यूनिवर्सिटी फैज़लाबाद थी, सही है। फ़ास्ट कैंपस था, बल्कि शायद उस वक़्त नहीं था, फ़ास्ट लाहौर का ही कैंपस था। फास्ट लाहौर हाँ, थी उस टाइम। और नेस्ट का एक ऑप्शन था, बट उसकी जब मैंने इन्फॉर्मेशन देखी तो उसमें ये था कि आपने फिज़िक्स के साथ अगर किया हो तो आप राइट। एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। राइट। बट मैंने इकोनॉमिक्स रखी थी, जिसका लेटर ऑन मुझे फ़ायदा भी हुआ, हम्म। क्योंकि फिज़िक्स का तो मुझे बीइंग एन आईटी पर्सन उस तरह से नहीं बेनिफिट था। ठीक है। तो फिर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा
कि जो इस वक्त मेरे फाइनेंशियल टर्म्स चल रहे हैं और जो मेरे इस वक्त मार्क्स की सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही सूट करती है। राइट। तो मैं अपने आप को मेंटली मैंने प्रिपेयर कर लिया था जुलाई अगस्त तक, जब तक एडमिशन ओपन नहीं हुए, कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। हालांकि ठीक है। 70% वॉज नॉट अ बैड परसेंटेज। तो बस ये मैं माइंड अप मैंने कर लिया कि अब वर्चुअल में दाखिला लेना है। अब वो वर्चुअल में दाखिला देना कैसे है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, फीसेस वगैरह कम है, लेकिन बहरहाल है तो सही। बिल्कुल है, और फिर आई भी वाज यस बेशक कम है। हाँ, है तो। लेकिन आई वाज ब्लैंक। मतलब पेरेंट्स ज़ाहिर है कि वो कर तो सकते थे, बट मुझे उस वक्त तक कोई एक अल्लाह की तरफ से ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी कि यार वो एक स्ट्रगल का पीरियड गुजार के अब वो अब आर्मी से रिटायर होके यहाँ पे आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो एक्चुअल स्ट्रगल होती है वो पेरेंट्स की ही होती है, क्योंकि जाहिर है आपके फादर ने एक लंबा टेन्योर गुजारा पाकिस्तान आर्मी के अंदर और वो रिटायर हुए अपनी सर्विस के बाद, तो आपको जहां तक पहुंचाया उन्होंने, इट वाज हिज स्ट्रगल। बिल्कुल और ये माँ बाप की सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है कि वो औलाद को अपने पाँव पे खड़ा कर दें कि दे आर एबल टू डू समथिंग। तो बिल्कुल आप उस स्टेज पे थे, अब आगे आपने कुछ सोचना शुरू देखें किया, और एक्चुअली ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग थी कि आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। देखें उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आने के पीछे भी मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि देखें एक चीज को शुरू करने के लिए जो एक फाउंडेशन या एक बुनियाद चाहिए होती है, वो आपको पेरेंट्स ही देते हैं। मतलब ऐसी स्टोरियां भी हमने देखी हैं कि जब पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं होते, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मतलब मैट्रिक इंटर तक मुझे मेरे सपोर्ट किया सपोर्ट उन्होंने, किया पढ़ाया उन्होंने। उन्होंने। यस। तो उससे ये हुआ कि जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, कि मुझे हुआ कि यार अब अब्बू को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, तो तब राइट। तक मैं जो ना इनके ऊपर बर्डन डाल के और इनको ज़हनी तौर पे एंगेज करके रखूंगा कि नहीं जी अभी तो मेरे 4 साल का सफर बाकी है, तो आप सही। करें और ये वो। तो उसके लिए फिर जो मैंने प्लानिंग की, बहुत ऑड जॉब्स भी की। मतलब राइट। मुझे याद है मई जून के अंदर मैंने एक रेस्टोरेंट पे एज अ वेटर काम किया, ये एडमिशन स्टार्ट होने से पहले। राइट। तो वो कोई दो दो ढाई माह मैंने वहाँ पे काम किया, उससे बहुत मिनिमम सी अमाउंट मिली, लेकिन मुझे ये था कि यार मैंने कुछ अर्न किया है और जो मेरे पास सेविंग पड़ी हुई है और मैं इसे अपनी एडमिशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आपकी डेडिकेशन बड़ी स्ट्रांग थी, कमिटमेंट स्ट्रांग थी। बेशक आप एक बड़ी लो ग्रेड जॉब कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो जो आपकी एक मोटिवेशन और डेडिकेशन थी वो आपको अपने रास्ते पर कायम रखे हुए। बिल्कुल राइट। मतलब वो मोटिवेशन ही थी कि मतलब मेरा ये कोई मेन गोल नहीं था कि मैं अब अर्न करना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब बच्चा अपनी टीनेज से निकल रहा होता है या टीनेज पीक टीनेज में होता है, तो उसके बड़े वो एक उसके ख्यालात होते हैं। और पैसा बड़ा फैसिनेट करता है जब अपनी जेब के अंदर आना शुरू हो जाए, तो बिल्कुल। बहुत कुछ करने को दिल करता है। बट कहीं ना कहीं ज़हन के अंदर यही था कि यार ये ज़िंदगी का या सफ़र का इख्तिताम नहीं है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है। ये अभी आगे एक बड़े हाँ किसी रास्ते की शुरुआत। शुरुआत है। राइट। तो बस एक चीज़ ज़हन में रखी थी कि अब मैंने ग्रेजुएशन करनी है किसी भी तरह से, ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे कि यार अब ज़िंदगी में क्या करना राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूं, आप उस टाइम के दौरान एक जगह पे गए थे जॉब के लिए, तो वहां आपने इंटरव्यू की ट्राई की थी, तो वहां पे आपकी जॉब नहीं हो सकी थी, और उस जगह का नाम है केएफसी। आज हम बड़े शौक से केएफसी जाते हैं, खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली केएफसी को आजकल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन स्पेशल टू दैट इंस्टेंस, मुझे ये बताएं कि उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया था आपको। अच्छा, वो जब मैंने रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ी, उसकी रीज़न ये थी कि वो कुछ 12 घंटे की जॉब थी। सुबह मेरा ख्याल 12 बजे जाके रात 12 बजे तक थी, तो ज़ाहिर है वो स्टडी के साथ तो परस्यू नहीं हो सकती थी। तो मैंने वो क्विट कर दी अपने एडमिशन से कोई 1 डेढ़ माह पहले, और मैंने कोशिश की कि मुझे कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। राइट। तो मेरे वहाँ पे जो कुछ लोकल दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसा जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज़ीज़ होती हैं, वो पार्ट टाइम ऑफ़र करती हैं स्टूडेंट्स को, अच्छा। केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है। तो मैं केएफसी गया था। तो वहाँ पे जाके जब मेरा उन्होंने इंटरव्यू किया, तो मैंने उन्हें सारे अपने हालात खोल के बता दिए कि सर ठीक ये है। रीज़न है जिसकी वजह से मैं जॉब करना चाह रहा हूँ। सही। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिश करा के जो है बहुत जल्दी निकल जाऊँगा। उन्होंने कहा यार बाकी सब ठीक है, हम आपको इंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो आपकी दाढ़ी के बाल है ना, ये बड़े जो है ना ऑड से लग रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इसको जो है ना आप वॉश आउट करके, उतरवाना उतरवा पड़ेगा। के, तो फिर आप हमें जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हमारे घरों की एक तरबियत थी कि हम अगर नेकी या इबादत में बहुत आगे नहीं जा सके अपने बड़ों से, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर हमारे ज़हन के अंदर ये चीज़ें बिठा दी गई थी कि आपने इस्लामी शायर से वायलेट नहीं करना। नहीं। तो मैंने उन्हें कहा जी हालाँकि बहुत टफ़ हालात थे, मतलब घर की आपको सूरत-ए-हाल पता चल रही है, पैसे नहीं थे, आगे एडमिशन आ रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कहा जी कि नहीं सॉरी,
वो पैसे भी अच्छे पे कर रहे थे, रेस्टोरेंट की फुल राइट टाइम जॉब करने से पैसे भी ज़्यादा अच्छे ऑफ़र कर रहे थे, राइट बट आई रिफ्यूज़ कि नहीं मैं नहीं कर रहा उसके बाद। राइट। अच्छा, आपने रेस्टोरेंट की जॉब करके कुछ सेविंग की, आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में हाँ, नाउ। उसके लिए मुझे अबू ने भी सपोर्ट किया था ठीक एडमिशन के है, लिए ना। हाँ, कुछ कुछ ना कुछ फादर ने सपोर्ट किया, जी, कुछ आपने कोशिश की, रेस्टोरेंट की जॉब से आपके पास पैसे जमा हुए और आपने एडमिशन ले लिया। जी। नाउ यू हैव स्टार्टेड योर ग्रेजुएशन जर्नी, हुँ, लेकिन अभी भी आपके साथ फाइनेंशियल चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको अपना एजुकेशन सर्कल भी मैनेज करना था और आपको कुछ ना कुछ किसी हद तक घर के हवाले से भी कुछ एड ऑन करना था जो आपके फादर सेटअप चला रहे थे, राइट? जी। तो उसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई, आपने पहली जॉब की कौन सी ट्राई की कि आपका एजुकेशन का सर्कल भी चलता रहे प्रॉपरली और साथ आपका जो फाइनेंशियल सर्किट है वो भी मैनेज होता रहे? मुझे अच्छे से याद है हसीन कि जब मेरा एडमिशन हो गया था, तो पहले 3 माह जो थे सेमेस्टर के, अक्टूबर में एडमिशन हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 माह अब्बू ने फीस दी और उसके बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि शायद वो इस पोज़ीशन में नहीं है क्योंकि उनकी एक मिनिमम सी पेंशन थी, साथ वो कुछ इलेक्ट्रिक स्टोर पे काम किया करते थे, बट राइट, वो मार्केट ऐसी थी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी टारगेटेड कस्टमर्स नहीं हैं। तो उस वजह से मुझे फिर ये एक अर्ज़ मिली कि यार ये बर्डन कम होना चाहिए। सही, तो अ, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि दुनिया के अंदर कोई भी शख्स 100% सेल्फ मेड नहीं होता। ठीक है, वो जब स्ट्रगल कर रहा होता है, उसका जर्नी चल रहा होता है, तो हमेशा अल्लाह ताला कुछ लोगों को वसीला बना के भेजता है। राइट, मतलब आप ये क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि आप 100% सेल्फ मेड मैन हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग स्टेक होल्डर्स उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है आपकी सक्सेस के अंदर और वो पूरी तरह से एंडोर्समेंट के हकदार होते हैं। तो इसी तरह मेरी इस सारी स्ट्रगल में भी बहुत से लोग ऐसे आए थे, अ, उनमें से टॉप ऑफ था तो मैं नाम नहीं मेंशन करता बट यूनिवर्सिटी में ही हमारे स्टाफ एक मेंबर थे, उस राइट, वक़्त वो नेटवर्क डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो मैंने उनसे थोड़ा-सा डिस्कस किया। मतलब वो अल्लाह ताला एक ऐसे असबाब बना देता है ना, मुझे उस वक़्त झिझक नहीं हुई क्योंकि वो बड़े काइंड हार्टेड से फ़ील हुए मुझे। तो मैंने उन्हें इस तरह बताया कि सर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और मैं अपनी जो है फीस वगैरह मुझे पूरी करनी है। तो उनके एक दोस्त थे जो कोई कंपनी वगैरह चलाते थे और ये वेबसाइट डेवलपमेंट और एसईओ इस तरह का काम करते थे। तो उन्होंने मेरे यहाँ पे बात की और उन्होंने कहा जी कि बच्चा ऐसा पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं। अच्छा वो जो थे वो पार्ट टाइम ऑफ़र नहीं किया करते थे, वो भी फुल टाइम करते थे। ठीक क्योंकि है, फैसलाबाद में ये ना थोड़ा-सा था इश्यू कि इस तरह अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं। बट उनके मेरे वो जो थे स्टाफ मेंबर थे उनके कहने पे जो थे वकास साहब उन्होंने मुझे हायर कर लिया एज़ ए एसईओ कंटेंट राइटर आप कह लें या एसईओ कोऑर्डिनेटर कह लें। तो वो कोई 6 घंटे की जॉब थी जो मैं यूनिवर्सिटी के बाद परस्यू किया करता था। राइट, राइट। अच्छा, ये आपकी जॉब स्टार्ट हो गई एसईओ की, जो आपके यूनिवर्सिटी के लिंक के थ्रू बेसिकली हाँ, आपके पास आ हाँ, गई। ये पहले सेमेस्टर में स्टार्ट अच्छा, इस जॉब पे आपके टाइमिंग्स क्या थे? लाइक अब आपकी पढ़ाई भी चल रही है, आपका एक्चुअल गोल तो ग्रेजुएशन कंप्लीट यस। करना था, बट एज एन एड ऑन आप अपनी जॉब को भी लेके चल रहे थे हुँ। एसईओ की। आपकी टाइमिंग्स क्या थे? आप कैसे जॉब प्लस स्टडी मैनेज किया करते थे? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, वो बच्चा, वो बच्ची जो इस टाइम डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं और उनके पास हालात नहीं है, अल्टीमेटली उनको जॉब या कोई काम करना है, तो उनके लिए ये एक मैसेज होगा कि हाउ दे मैनेज दिस सिचुएशन। अगेन मैं कहूँगा कि आपका जो मेन गोल है ना, जो आपका ड्रीम है, वो आपसे दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास पहला सबसे फॉरमोस्ट जो गोल था वो यही था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तो टाइमिंग की आपने बात की, 9 टू 5 टाइमिंग कैंपस की थी और राइट, मुझे 9 टू 5 वहाँ पे रहना होता था। इस वजह से क्योंकि एक तो घर पे इंटरनेट नहीं था और दूसरे मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं था। तो जितनी भी राइट। स्टडी मैंने करनी है, वो सारी कैंपस में ही बैठ के वहीं करनी पे है। कंप्यूटर लैब में सारा काम यस, करना है, असाइनमेंट्स का। असाइनमेंट्स वहीं बनानी है, लेक्चर्स वहीं पे लेने हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा स्टडी करनी है तो वो वहीं पे करनी है। तो 5 बजे तक टाइम होता था, 5 बजे वो खत्म करके अच्छा, घर में। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, इस सारे सीन में आपके पास कन्वेंस कौन सी थी? क्योंकि फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, ये चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा और हमारे देखने वाले भी। आप देखिए किस चीज पे ट्रैवल करते थे, मैं मर्सिडीज पे या साइकिल पे? देखिए ऐसे ही मैं उन लकी लोगों में से हूँ, जिन्हें अपनी पुश्तैनी विरासत में से एक बड़ी कीमती चीज़ मिली थी। अच्छा, मेरे दादाजी मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, उनके पास एक सोराब की साइकिल हुआ करती थी राइट, और वो साइकिल उस वक़्त उसका दर्जा मर्सिडीज़ वाला ही हुआ करता था, क्योंकि वो किसी को टच नहीं करने देते थे। किसी ये भी बच्चे को ना वो बिल्कुल। ठीक है, उनको बड़ी अज़ीज़ थी वो साइकिल। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतों में आला मुकाम आमीन, दे। आमीन।
उनकी वफात के बाद ज़ाहिर है कि फिर वो चीज़ें जब बहन भाइयों में आई तो वो साइकिल अब्बू के पास आ गई और अब्बू से फिर मुझे जन्म मिला। ये तो वैसे पुश्तों की पुश्त चली जा रही मतलब थी ये उस साइकिल का इतना कंट्रीब्यूशन है मेरी डिग्री में कि राइट मैं कॉलेज बल्कि स्कूल मुझे याद है फेडरल स्कूल में थे हम मुल्तान में स्कूल टाइम 2-3 साल थे वहाँ पे उसके बाद कॉलेज के 2 साल 5 साल और फिर 2010 से 2012 तक वो साइकिल मेरे पास थी, यानी 7 साल वो साइकिल जो है मेरे पास रही। तो आप फैसलाबाद सिटी में उस साइकिल के थ्रू अपने सारे अमूर सर अंजाम जी देते थे पूरे दिन में जी बिल्कुल ऐसे। तो आप फिजिकली बहुत फिट रहे होंगे वैसे देख जब रहे हैं आपने जून जुलाई की गर्मी में वो साइकिल चलाई यार होगी रोजे रखे हसीन मतलब जून जुलाई में रोजे आते थे रोजा रख के आपने ये रूटीन फॉलो करनी है कि सुबह 9 से शाम 5 तक आप कैंपस में हैं 4 बजे तक होता था रमजान में और उसके बाद फिर अफ्तारी करनी है और ऑफिस में समटाइम अफ्तारी हो जाती थी तो वहां से मैं रात को कोई 10-11 बजे फ्री होता था और रात 10-11 बजे वापस आना। अच्छा मैं इस चीज में एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इस फेज के अंदर एग्जॉस्टेड सिचुएशन आप एग्जॉस्ट हैं आप ये सब कुछ छोड़ना चाह रहे हैं और कोई पुरसकून कॉर्नर ढूंढ रहे हैं लाइफ में ऐसा कुछ था या यू आर जस्ट चिलिंग के यार जो यार चल आप रहा है सही चल रहा सारे तारीख छेड़ते जा रहे हैं आपको सवाल इस तरह करना चाहिए कि इस सारे सीन में कोई एक ऐसा टाइम था जब आप एग्जॉस्ट नहीं होते थे मतलब आई वाज ऑलवेज एग्जॉस्टेड कि है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जब आप लाइक इतनी टफ रूटीन से गुजर रहे हो हाँ, जॉब भी कर रहे हो ऑलमोस्ट फुल टाइम जॉब है ना वो हाँ, साथ पढ़ाई भी आपको 9 to 5 कैंपस में रहना है तो इट्स वेरी टफ टू मैनेज देखो आज ग्रेजुएशन इस बिल्कुल डिफरेंट आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ से क्योंकि उसमें आपके पास इतना प्रेशर होता है आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है आपको साथ असाइनमेंट्स क्विज़ेस सब कुछ करना होता है उसके एग्जैक्ट साथ आपने जॉब मेंटेन करनी है तो मैं हमेशा एग्जॉस्ट रहा तो वो आई बिलीव कि जो हर लम्हा इंसान गुजार रहा होता है वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक अपना रोल कोई प्ले कर रहा होता है ऐड कर यस तो एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है बट मैंने उसको किसी ना किसी तरह मैनेज किए रखा क्योंकि आपने ये सोचा कि ये टेम्परेरी टाइम है ये गुजर हाँ जाएगा मेरे लिए एक बड़ा हैप्पी मोमेंट होता था जब मैं अक्सर 4 बजे 5 बजे जब कैंपस से निकलता था अपनी साइकिल पे तो कैरियर पे टिफिन रखा होता था जिसमें अच्छा अम्मा आलू का या गोभी का पराठा बना के देती थी या राइट ऑमलेट बना के देती थी राइट तो जो फैसलाबाद का चनाब क्लब है उसके साथ एक रोड जाती थी जिना गार्डन वाली जो रोड है तो वहां पे बड़ा खूबसूरत बड़ा पुरसकून माहौल होता था तो एक टूटी हुई बेंच होती थी वहां पे 2 दरख्तों के दरमियान मेरा ख्याल है अक्सर मेरा मैं ख्याल वहां है पे बड़ा होता एस्थेटिक माहौल था था एस्थेटिक माहौल था वहां पे ना बड़ी नेचुरल राइट ब्यूटी और ठंडी हवा तो वो मेरे लिए चंद लम्हे जो ना ऑफिस जाने से पहले सुकून की हवा करते थे पुरसकून अच्छा साइकिल से मुझे याद आया आप उन दिनों में कभी कभार या उस जर्नी के अंदर आप सम टाइम लाहौर आया करते थे कुछ टाइम के लिए तो आपके कजन्स थे इधर उनके साथ आपकी थोड़ी सी सैरो सियाहत भी होती थी तो एक ऐसा इंसिडेंट है बेसिकली कि आप अपने दो कजन से मिले थे और वो साइकिल पे थे उनका नाम उमैर मोहसिन है अगर वो वीडियो देख रहे हैं उस इंसिडेंट के बारे में बताएं लोगों को वो क्या यार वो सैर कैसी हुई थी आपकी मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि वक्त कितने बदल जाते हैं उस वक्त लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से आपको हैप्पीनेस एंजॉयमेंट के छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते थे छोटे छोटे मौके होते थे उनकी बहुत वर्थ फील होती थी और बिल्कुल यही था मोहसिन उमैर के साथ बचपन से मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक रहा और जो बात है कि उन्होंने भी बहुत हमेशा ना रिगार्ड किया तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ उमैर मोहसिन से मिलने के लिए मैं लाहौर कभी कभार आया करता था मतलब बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था साल में एक आध दफ़ा चक्कर लगता था बट यस वो हुआ एक दफ़ा ऐसे कि मैं आया उतरा यहाँ पे अड्डे पे आज़ादी चौक तो अच्छा मोहसिन उमैर दोनों मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए थे ठीक है साइकिल पर और एक गंदी सी साइकिल थी अच्छा मतलब मैं उस अपनी वाली साइकिल को समझता था कि वो वेयर एंड टेयर का शिकार है बट मोहसिन उमैर की साइकिल जो है ना वो जीत गई थी अच्छा उसमें फिर आयरनी ये है कि एक बंदा मेहमान आया है इतनी दूर से ट्रैवल करके ठीक 4 है घंटे का आप उसको मिलने के बाद कह रहे हो यार तू साइकिल चला मैं आगे जा रहा था मैं पीछे और वो चलानी पड़ती थी आउटस्टैंडिंग ठीक है थिंग मतलब आपने टोटल ट्रैवल को 3 हिस्सों में डिवाइड किए ठीक है एक हिस्सा मैं चला रहा हूँ यानी वैसे गेस्ट और बाकी का एक उमर चला रहा है एक मोहसिन चला रहा है और रास्ते में कहीं रुक के वो जूस पिला रहे हैं और सारी चीजें चल रही पर वो एक मेमोरीज है यार वो बहुत याद आता है तो बड़ा जबरदस्त फील आता मेमोरेबल टाइम है है नो डाउट तो खैर ये जिंदगी के कुछ अच्छे मोमेंट्स में से मोमेंट्स बिल्कुल होते हैं जो आपको
सारी उम्र याद रहता है। Priceless. आज जब आप माशाल्लाह कल्टस पे ट्रैवल करते हैं तो ये साइकिल वाले मोमेंट्स आपको अक्सर याद आते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं आपके जर्नी में। अब आपने इस जॉब को चेंज किया था, एससीओ वाली जॉब को चेंज किया था आपने, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब की थी, तो वो क्यों किया था? और उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपका जो सारा एक स्ट्रक्चर था टाइम मैनेजमेंट का, वो क्या बन रहा था वहां पे? हाँ, हज़ीम, वो भी एक बड़ी ट्रांज़िशन थी क्योंकि 1 साल तकरीबन मैंने वहाँ पे काम किया था एससीओ में। और 1 साल काम करने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे फैसलाबाद में ईवीएस के नाम से एक इंस्टीट्यूट है। राइट, पता नहीं मुझे नाम मेंशन करना चाहिए या नहीं। दैट्स फाइन। तो मैं उनसे जाके मिला। मुझे एक्चुअली मोटिवेशन ये थी कि वो लोग ट्रेनिंग्स करवा रहे थे मतलब कोर्सेज़ की, जो आपके टेक्निकल स्किल सेट होते जी। हैं, मतलब लैंग्वेजेज़ के अंदर। तो डॉट नेट की वो करवा रहे थे, जावा की थी और भी कुछ कोर्सेज़ थे। तो मैं वहाँ पे गया और मैं वहाँ पे जाके मैनेजर से मिला। मैंने कहा, सर, इस तरह मैं स्टडी परस्यू कर रहा हूँ, मेरा थर्ड राइट, सेमेस्टर है और मैं ट्रेनिंग करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि डिग्री कंप्लीट होने से पहले ना मेरे पास कुछ स्किल आ जाए। तो उन्होंने बताया कि यार इसका इतनी-इतनी फीस है। ये 2011-12 की बात है और तब उन्होंने मुझे कोई 35-40 हज़ार रुपए फीस बताई थी। मैंने कहा, सर, इतने तो मेरे पास नहीं है, बट मैं करना चाह रहा हूँ और मैं साथ ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तो तब उन्होंने मुझे फिर अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा, देखो यार, ऐसा है कि स्कॉलरशिप्स होती हैं बट वो अवेलेबल नहीं है नीडी पर्सन्स के लिए। बट मैं ना आपको एक जॉब ऑफर कर सकता हूँ फ्रंट डेस्क की। तो आप यहाँ पे वीएस में एज ए फ्रंट डेस्क ऑफिसर आ जाओ रिसेप्शन पे। ठीक है, और आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। बाकी जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो वो फिर मैंने ईवीएस ज्वाइन कर लिया, जिसमें वो फिर 3 माह की या शायद 4 माह की ट्रेनिंग थी। वो बड़े अच्छे से दी मैंने और साथ अपनी जॉब परस्यू करता रहा और राइट, यही राइट। और साथ-साथ आपकी डिग्री भी चलती रही डिग्री भी चलती। और साथ-साथ आप अपने जॉब का भी सारा एक सर्कल मैनेज करते रहे। यस। अच्छा, आपने अपनी डिग्री में टोटल आई थिंक 3 से 4 जॉब्स की, राइट? यस। तो इसके बाद ईवीएस के बाद आपकी लास्ट जॉब थी जब आपकी डिग्री मतलब बस हाँ, ऑलमोस्ट मिड एंड लास्ट फेज में यस, जब मेरा 5th सेमेस्टर था तो उस 5th या 6th सेमेस्टर था, तो उस वक़्त वो फैसलाबाद में एक सॉफ्टवेयर हाउस था, रिलैक्स सॉल्यूशंस के नाम से। तो वहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट की आई थी इंटर्नशिप्स होती हुई थी। तो वो लोग एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस समझा जाता था। तो वहाँ पे वो बाकायदा टेस्ट लेते थे, फिर इंटरव्यू होते थे, फिर सेकंड इंटरव्यू होता था, तो उसके बाद फिर वो इंडक्शन किया करते थे। बहरहाल वो मैंने उस वक़्त क्लियर कर दिया और मेरी इंटर्नशिप हुई। तो वो 3 माह की या शायद 4 माह की इंटर्नशिप थी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के राइट, अंदर, बट नॉट लीडिंग टू जॉब, क्योंकि हम 6 इंटर्नी थे और एंड्रॉयड की सीट सिर्फ 2 अवेलेबल थी, तो जो ठीक ज़्यादा है, शार्प थे वो वहाँ पे इंडक्ट हो गए और बाकी राइट, राइट। अच्छा, इस फेज के अंदर ये जो अभी फेज चल रहा था, मैं एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि एक ऐसा बच्चा या बच्ची जो ऐसे ही फेज से गुजर रहा हो, उसको अपने माइंड सेट में क्या रखना चाहिए, यानी कि उसके माइंड की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लाइक ताकि वो स्ट्रीमलाइन होके चीजों को इजीली गुजार सके और कुछ ना कुछ अचीव कर ले। देखिए हसीन, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो जो एक एहसास ज़िम्मेदारी होता है ना, वो एक बच्चे में पैदा होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो ठीक है, मिडिल क्लास से था। अगर तो वो अपर क्लास या जेनरी से बिलॉन्ग करता है, फिर उसे ये बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, बट एक मिडिल क्लास बच्चा है, उसके पास स्टडी परस्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आई बिलीव। और अगर उसको भी वो एक एहसास ज़िम्मेदारी के साथ और इखलास नीयत के साथ नहीं करता, तो फिर ये एक बड़ा मसला है। ठीक मतलब है, सबसे पहले उसको अपने अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी है कि यार, मेरा गुज़रा हुआ वक़्त क्या है, मेरा हाल क्या है और मेरा आने वाला वक़्त क्या होगा। यानी कि हालात को ताने नहीं देने, यस। जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको बुरा भला नहीं कहना, बल्कि पॉजिटिव सेंस के साथ ये सोच रखनी है कि यार मैं अपने लिए भी कुछ करूं और अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी कुछ बिल्कुल, करूं। बिल्कुल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी डिग्री के दौरान या डिग्री के एंड पे कभी ऐसा आपको डर या खौफ आया कि यार पता नहीं जॉब होगी आगे नहीं होगी, क्या बनेगा, क्या सीन होगा? हसीन, बहुत कीमती क्वेश्चन है आपका। जी, कैन यू बिलीव के पहले 3 सेमेस्टर डेली मेरी गूगल सर्चेज़ में ये चीज़ शामिल होती थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री की वर्थ क्या है मार्केट के अंदर। राइट, राइट, मतलब डेली बेसिस पे मैंने ये वर्क करना होता था। उसमें कुछ पॉज़िटिव चीज़ें नज़र आती थी, कुछ नेगेटिव नज़र आती थी। चौथे सेमेस्टर के अंदर वहाँ फैसलाबाद में ना एक बहुत बड़ा ग्रुप है इब्राहिम फैब्रिक्स के नाम से। तो वहाँ पे एक आईटी डिपार्टमेंट भी है।
तो हमें ये पता चला कि वो लोग आईटी प्रोफेशनल्स को ना इंडक्शन करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी और नेटवर्क के लोग भी। लेकिन किसी ने ये बताया कि यार इब्राहिम वाले वीयू की डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा शॉक, एक अलार्मिंग अलार्मिंग सिचुएशन थी सिचुएशन कि आप मिड मिड जर्नी में हो, आपकी डिग्री और भी आधी हुई है और एक बड़ा ग्रुप जो है वो वीयू की डिग्री को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आपको अंधेरा नजर आ रहा अंधेरा है। नजर आ रहा है। राइट। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो फिर वो कोई महीने डेढ़ बाद बहुत सोच विचार करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मायूसी छटी तो एहसास हुआ कि नहीं यार, दुनिया में और बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ इब्राहिम साबिक हैं, हम बिल्कुल। सिर्फ इब्राहिम के लिए काम करने के लिए नहीं बैठे हुए। तो वो जैसे एक हाइप क्रिएट हो जाती है ना कंपनी की, तो ये वो सीन था। अच्छा, एक एक चीज़ उसमें रह गई थी कि रिलैक्स सॉल्यूशंस में जब इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और जॉब नहीं हो सकी, तो मैं घर आ गया। अब मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। ये छठे सेमेस्टर की बात है। तो कोई एक डेढ़ माह बाद मुझे एचआर का एक मैसेज आया कि फराज साहब जो आईओएस डेवलपमेंट के मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो आपसे राइट। मिलना चाहते हैं। राइट। तो आप इस डेट को ना सुबह इतने बजे आके उनसे मिल लीजिए। तो आई वाज वेरी कंसर्न कि यार आईओएस में तो मैंने काम नहीं किया, तो वो क्यों मिलना चाह रहे हैं मुझसे? ठीक है। तो मैं फराज साहब से मिलने चला गया। फराज साहब खैर एक बड़े सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी थी, थोड़ा लिटरेचर के साथ भी उनका था, थोड़ा फिलोसफी के साथ भी था। तो वो बंदे को ना थोड़ा-सा जज कर लेते थे। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि आईओएस और एंड्रॉइड में तो इस वक़्त सीट्स नहीं अवेलेबल, ठीक बट है। मुझे एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है और जो इंटरनी जितने भी आए हैं ना ये 18-20 आईओएस और एंड्रॉइड के मिला के, मुझे तुम सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे हो, आई डोंट नो ठीक है। क्यों। ठीक है। तो तुम अगर मेरे साथ काम करना चाहो तो कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि यार एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो खुद मुझे कह रहा है कि तुम आओ मेरे साथ इस एज़ अ असिस्टेंट काम करो, और मैंने फ़ौरन येस कर दिया। मैंने कहा सर मैं आपको कल से जॉइन करता हूँ। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़, इस सारे ट्रांज़िशन के अंदर मुझे कहीं पे बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिली। जी, ये मैं इम्पोर्टेंटली ऐड करूँगा हाँ, कि जो सैलरी के नंबर थे, वो फ़ैसिनेटिंग नहीं थे। यानी कि वो कोई ऐसे नहीं थे कि उनमें आपको दुनिया ही कुछ और नज़र आए। हाँ, वो इस तरह के होंगे कि आप बस अपना जो मंथ के 30 डेज़ हैं, जी, उनको बस पूरा कर रहे हो, जी। राइट? इसको ना अच्छा, अगर हम इस यहाँ पर कैटेगोरिकली वो नंबर्स बता सकें ऑन एयर, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपकी रेस्टोरेंट वाली जॉब थी, उसमें आप क्या सैलरी ले रहे यार थे? आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दैट कि मैं वो नंबर्स शेयर करूँ। जी, जी। जो आपने वो यंगस्टर्स वाली बात की ना कि उनको ज़हन में क्या रखना चाहिए और क्या मोटिवेशन होनी चाहिए। आपकी लाइफ़ के डिफरेंट फेजेज़ होते हैं जिसके अंदर आपकी प्रेफ़रेंसेस डिफरेंट होती हैं। जी, जी। तो रेस्टोरेंट वाली जब मैंने जॉब की तो वहाँ पे मुझे 12 घंटे के 6,000 रुपए मिलते थे। 12 घंटे मैंने जॉब करी वहाँ पे और 6,000 6,000 रुपए मिलते और थे। वो वेटर की जॉब। और वो वेटर की जॉब थी, ठीक है? उसमें आप बैठ नहीं सकते, उसमें आप रेस्ट नहीं ले सकते। ज़ाहिर है। और मतलब वो खाने का टाइम तो एक मतलब अलग चीज़ है। आजकल का बच्चा सोचता है कि यार बड़ा लो लेवल काम है, मैं खाना सामने रख रहा हूँ, बर्तन उठा रहा हूँ, नहीं, ठीक नहीं, है, नहीं। इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जब मैंने एसईओ वाली जॉब की, तो पार्ट टाइम 6 घंटे मैं काम करता था और मुझे 3500 रुपए मिलते थे, महीने के। 3500। यानी जो मेरी पहली इनकम थी उससे भी ऑलमोस्ट हाफ। राइट। लेकिन मैं खुश इसलिए था कि यार मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है कि मैं अपना ये सर्कल ब्रेक नहीं होने दे पा रहा। राइट। मेरी वो स्टडी जो है ना वो चलती जा रही है और साथ में अपने कुछ छोटे-मोटे एक्सपेंसेस पूरे कर रहा हूँ। अमजद, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि आजकल का जो बच्चा होता है ना, वो जब डिग्री स्टार्ट करता है तो पेरेंट्स वर टू मच टचिंग के यार इसका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, इसके जो स्टडी आवर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको फैसिलिटीज पूरी मिले ताकि इसका करियर डिस्टर्ब ना हो। आप जिंदा मिसाल हैं इस चीज की कि आपने जैसे बताया 6,000 पे काम किया, 3,500 पे काम किया, यानी कि आप प्रैक्टिकली हर चीज को देखते हुए अपनी डिग्री को साथ परस्यू कर रहे थे। और माशाल्लाह आपने इतनी स्ट्रगल के बाद एक बहुत अच्छा डेजिग्नेशन अचीव किया। आज आप एक बड़ी ऑनरेबल कंपनी के अंदर एक बड़े अच्छे डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप लाइफ में स्ट्रगल करते हो अपने एजुकेशन फेज के दौरान, तो वो आपका करियर तबाह नहीं करता, फ्यूचर तबाह नहीं करता, वो बनाता ही है। बिल्कुल ऐसा। राइट। तो यानी कि जो लोग इनसिक्योर होके घर से बाहर ही नहीं निकलते कि यार हम बाहर काम नहीं करेंगे, हमारा तो मतलब हमारा स्टडी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ। नहीं, इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड इसलिए करना चाहूँगा कि देखिए ये 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। अब मैंने जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए, वो कुदरत की तरफ से नाज़िल किए गए थे। नाज़िल तो शायद एक वर्ड नहीं था, शायद मेरा इम्तिहान मकसूद था कुदरत को, तो मुझे उसमें अपना रोल प्ले करना था।
जॉब करनी थी, स्टडी करनी थी एक्सेट्रा, मैं डिट्रैक्ट भी हो सकता था, बट अल्लाह की रहमत थी, पेरेंट्स की गाइडेंस थी, तो मैं उस पे कंसिस्टेंट कामयाब हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बच्चे से ये एक्सपेक्ट भी करें। मतलब अगर नहीं, यहाँ पे कैटेगोरिकली मैं उन लोगों को मैं उसी पे टारगेट आ रहा कर हूँ, रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में हमारे सर्कल में आते हैं, लाइक मिडिल क्लास तबका जो, मैं उनके हवाले से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं उसका करियर स्टार्ट होने तक, तो उनको करना चाहिए, बट इसके अंदर प्रीरिक्विजिट ये है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा, कि उसको एक फाउंडेशन बना के दें, उसकी एक ज़हन साज़ी इतनी करें, उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि उसको पता हो कि यार मेरे पेरेंट्स जो इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर कर रहे हैं, मैंने उनको रिटर्न करनी है। दैट्स नॉट बाय फोर्स, लेकिन उसको एक एहसास होना चाहिए कि यार ये मेरे ऊपर पैसे लग रहे हैं, तो ये बेकार नहीं जाने चाहिए। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो स्ट्रगल का टाइम देखे और इतने टफ हालात देखे जितने कि मैंने देखे, या और स्ट्रगल की जो स्टोरीज़ हैं, आप अपने बच्चों को बिल्कुल करें, इन्वेस्ट करें उनके ऊपर, लेकिन साथ-साथ उनकी सेहनसाज़ी इस तरह करें, उनको मैच्योरिटी दें कि वो आपके पैसे को, इन्वेस्टमेंट को ज़ाया ना करें। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट आपकी जॉब है डिग्री के दौरान प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, उसके नंबर सैलरी के बता दें कि 8,000 मिल रहे यस, थे, और वो आपकी कोई 6 से 7 घंटे की जॉब थी, 8-9 घंटे की। 9 घंटे की फुल टाइम हाँ, जॉब थी। मतलब 1 घंटा उसमें ब्रेक होती थी, लंच ब्रेक थी, और ठीक है। बाकी 8 घंटे। लास्ट ईयर में, डिग्री के लास्ट ईयर में आपको एचकेबी, एक अच्छी फेमस सेटअप है बेसिकली, एचकेबी जो एच करीम बख्श, वहां से जॉब ऑफर हो गई थी, राइट? तो उस जॉब के स्टार्ट में आपने क्या क्या फेस किया, और उस टाइम कितना डर था, क्या सिचुएशन थी, और आपका जो माइंडसेट था वो किस लेवल पे था, उस हवाले से थोड़ा सा सिनेरियो बताएं सारा। देखें, मैं फिर कहूँगा असीम कि आप स्ट्रगल भी कर रहे हो ना, तो एक्सपेक्ट मत करें कि चीज़ें आपको स्मूथ मिलना शुरू हो जाएँगी। मतलब जो मैंने वो वसीले की बात की कि अल्लाह ताला आपके लिए वसीले भेजता है, बेशक। मुझे भी मिले। पहली जॉब के लिए वसीला वो कैंपस वाले थे, फिर हमारे एक रिलेटिव थे। मैं आज भी दिल में उनकी बड़ी एक कदर रखता हूँ, क्योंकि फॉर्च्यूनेटली ऐसा हुआ कि वो वहाँ से मास्टर्स कर रहे थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, मैं बीसीएस कर रहा था, और हमारा लास्ट ईयर सेम टाइम पे आया। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको पता होता है ग्रेजुएशन में, तो मेरा और उनका पैचअप हो गया प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी डेटा वेयरहाउसिंग का प्रोजेक्ट। राइट। तो मीनवाइल वो केएसए से मूव होके इधर लाहौर में आ गए, एचकेबी में उनकी जॉब होगी एज ए मैनेजर। तो हम लोग रिमोटली जो है ना वो डिस्कस किया करते थे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, कुछ पोर्शन मेरा था, कुछ वो करते थे, डेवलपमेंट साइड वो ज़्यादा देखते थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था, मैं अभी उसमें नाइफ था बिल्कुल। सही। तो इन बिटवीन जब मेरा कोई 7th सेमेस्टर था, शायद ख़त्म होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक इस तरह से सीट ओपन है, पोजीशन ओपन है, तो अगर तुम करना चाहते हो तो आ जाओ। उस वक़्त मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर थॉट प्रोसेस किया कि यार मैं मतलब मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं डिग्री करते हुए, और मैंने करियर एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है। आई डोंट नो कि वो एक रिटेल कंपनी है और वहाँ पे मैं जाके क्या करूँगा? जी। लेकिन उस वक़्त जो हालात फेस कर रहा था उसमें मुझे वो भी गनीमत लगे, तो मैंने आके उनके पास जो है ना वो जॉइन कर लिया। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया मुझे इस पे। आई वांट टू एंडोर्स हिम, थैंक यू सो मच। राइट। तो वो फिर एक लंबा अरसा था, कोई 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। अच्छा, 5 साल की आपने बात की, आपने जल्दी वहां से छोड़ा नहीं, उसकी एक रीजन होगी, वो रीजन भी हम डिस्कस करते हैं ऑन कैमरा। गालबन आपने सिस्टर की शादी के लिए वहां से लोन बाय किया था। हाँ। अच्छा, ऐसे है कि वो जो मैनेजर थे मेरे, वो मुझे वो किए रखते थे कि यार तुम कि आप ग्रो करो, मैंने तुम्हें आगे मतलब एक जाओ। फाउंडेशन दे दिया है कि चलो बिल्कुल वेला ना बैठा रहे, तो कुछ ना कुछ इसके पास आता रहे, बट ये तुम्हारा करियर नहीं है, तुम आगे मूव ऑन करो। बट मैं इतना डिप्रेस हो चुका था अपनी डिग्री के आखिर तक, बल्कि एग्ज़ॉस्ट हो चुका था कि अब मेरे पास डिसीजन लेने की भी पावर नहीं थी। तो मैं कह रहा था कि यार मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन में आ गया हूँ, कुछ पैसे आ रहे हैं, सर्कल चल रहा है, चलो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन चल तो रहा है ना। राइट। तो इसको परस्यू करते हैं। कोई 2 ढाई साल वहाँ पे मैंने काम किया, तो उसके बाद सिस्टर की शादी आ गई थी, उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि फाइनेंस चाहिए थी। जी, जी। 2 ही ऑप्शन थे, या तो हमारा जो घर हमने लिया था 2010 में वो बिकता था, या फिर मुझे कुछ करना होता, तो मैंने फिर कंपनी से कुछ लोन उठा लिया था, और उसमें भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो लोन। राइट, राइट। तो अब लोन लेने की वज़ह से मैं मज़ीद डेढ़ 2 साल के लिए बाउंड हो गया, ठीक है। लेकिन यही था कि यार इस वक़्त जो मेजर मसाइल हैं, बजाए इसके कि आप लोगों के पास जाएँ और इस तरह से क्वेश्चन करें उनको, बेहतर है कि आप थोड़ा खुद सफ़र कर लें
और हो सकता है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर आसानियां पैदा करे। तो जी। वो फिर अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ फिर ये हुई कि लोन को जब 6-8 महीने हो गए थे वो पे बैक करते हुए, तो हमारे जो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट थे वहाँ पे एसकेबी के अंदर ही, वो रिज़ाइन कर गए। ठीक है। तो उनके बाद मैं था जो इस डोमेन में काम कर रहा था। कंपनी के पास अब 2 ऑप्शन थे कि या तो वो एक नया बंदा हायर करते अच्छी सैलरी के ऊपर, या फिर मुझे ट्राई करते। ठीक है। तो उन्होंने रिस्क लिया और उन्होंने मुझे ट्राई किया। तो अब मैं खुद तो नहीं कहता, बट ये है कि मैंने काफ़ी हद तक उस जेडी के साथ इंसाफ किया और 5 साल वहाँ पे पूरे किए एज़ अ सिस्टम एनालिस्ट। माशाल्लाह आपने उस नए डेजिग्नेशन के ऊपर बड़ी डेडिकेशन के साथ वो हाँ। चीजें अचीव की जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। यस। बिकॉज कंपनी एक सीनियर रोल के ऊपर वो सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रही होती है ताकि उनके जो बिजनेस माइलस्टोन्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। यस। एंड यू अचीव दैट। यस। तो ये मतलब माशाल्लाह ये कंपनी आपकी के लिए बहुत अच्छा रहा ना कि जी यार जी। उनको आधे पे स्केल के ऊपर एक बंदा मिल गया जो सारी चीज़ें सँभाल रहा है, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सैलरी अच्छा। नहीं बढ़ाई आपकी? यार इसके ऊपर ना मेरी जो मेरे दोस्त हैं बेतकल्लुफ़, वो बहुत लत्ते लेते हैं मेरे जी जी, वो आपकी कि बड़ी करते हैं। करते हैं। I've seen these moments in हाँ। private तो gatherings. मुझे कभी-कभी अकेले बैठे हुए फ़ील भी होता था कि यार वो सही कहते हैं, मेरा ये नहीं है, 5 साल मुझे हो चुके हैं, मुझे एक बहुत अच्छे पे स्केल के ऊपर होना चाहिए। बट फिर वही बात है कि यार आपको अपने जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेज़ के साथ चलना पड़ता है, ताकि आप लोगों के सामने जो है ना वो इस तरह से ना आ सकें। अच्छा अमजद, यहाँ पे कुछ आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि लाइफ में ना कुछ अनइवन इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, आप बुलाने की कोशिश करें फिर भी नहीं बोलते। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं अनइवन? यार एक तो ऐसा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ जो भुलाया नहीं भूलता। अच्छा। जिस साइकिल का मैंने ज़िक्र किया, जो विरासती साइकिल थी, वो मैं शाम को जॉब पे जब गया अपने एसयू वाली जॉब पे, ऑफ़िस के बाहर खड़ी हुई थी, और जब मैं रात को 11 बजे वापस आया, तो वो वहाँ पे नहीं थी, वन वो चोरी चोरी हो गई। चोरी हो चुकी थी। आपको बड़ा शौक लगा होगा कि यार ये क्या, शौक, वो पैरों से ज़मीन निकल गई कि यार ये दादा की एक दादा की नस्लों से साइकिल, चली आ और रही। फिर इकलौती कन्वेंस, और ओ, कन्वेंस भी कोई नहीं है, तो अब क्या होगा? तो खैर वो हफ़्ता एक तो मैं फिर सफ़र किया मैंने रिक्शा वगैरह पे ऑफ़िस और कैंपस के लिए, और उसके बाद कुछ सेविंग थी मेरे पास, और उससे फिर मैंने एक सेकंड हैंड साइकिल और खरीदी। और ज़िंदगी की आयरनी देखो हसीन, कि कुछ अरसे के बाद वो साइकिल भी चोरी हो गई, और वो भी ओ, ऑफ़िस के बाहर से। तो मतलब वो एक डबल धचका था मेरे लिए। मतलब आज ये बातें मायने नहीं रखती, लेकिन उस वक़्त जो हालात उस मैं फेस वक्त कर रहा बिकॉज था। कुल हुँ। वही था ना जिस पे आप ट्रेवल कर यस। रहे थे। हाँ। कन्वेंस तो अल्टीमेट सोर्स तो वही था यस। आपके पास। तो वो भी चोरी हो गया। उसके बाद फिर ये था कि मैंने सोचा कि यार अब साइकिल जो है ना काफ़ी अर्सा चला ली है, आधी डिग्री भी हो चुकी है, तो अब मेरा ख़्याल है मुझे बाइक की तरफ मूव करना चाहिए। राइट। यार बाइक का किस्सा भी बहुत मज़े का है ना, मतलब उस वक़्त बाइक जो है ना वो आ जाती थी कोई 35,000 40,000 तक, और सेकंड हैंड भी कोई 20-22 हज़ार तक मिलती थी, बट ये एक बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए। तो मैंने फिर वसीले की बात आ जाती है कि लोग जी। आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने हमारे एक रिलेटिव थे वहाँ फैसलाबाद में, उनके थ्रू मैंने अक़ुवत फाउंडेशन से ना कोई 10,000 रुपए का लोन लोन लिया लिया। था, और उस लोन से फिर मैंने वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन था। राइट। उससे फिर वो मैंने वो बाइक खरीदी थी, और वो बाइक वो थी जो कि 10,000 रुपए में आ सकता है। ठीक है? मतलब बुरी हालत थी उसकी। तो वो अच्छा अगर उस पिक्चर हुई तो मैं आपको दिखाऊँगा उसकी। वो वो आप ऑन कैमरा ये बाइक देख भी सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस बाइक का मैं आपको एक मजेदार वाकया शेयर करता हूँ कि हम जब पेट्रोल पंप पे गए तो पेट्रोल पंप वाले को उन्होंने कहा कि यार 500 रुपए का ना पेट्रोल इसमें डाल दो। तो वो पेट्रोल पंप वाला ना हंसने लग गया आगे से। वो उसने इतना एंजॉय किया कि यार इस बाइक में ये 500 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खैर वो पास्ट था, वो गुजर गया। वो आज भी वो एक मेमोरेबल मोमेंट्स की तरह आपके यार पास। उसके बड़े मज़ेदार वाक़यात हैं ना, मतलब मैं फैसलाबाद जब मैं लाहौर आ गया था हॉस्टल में, तो फिर फ़ोर्टनाइटली या महीने बाद अगर घर जाना होता था फैसलाबाद, तो मैं उसी बाइक के ऊपर जाता उस बाइक पे था, उस बाइक पे जाता था। और मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था उस बाइक पे 1 साल के बाद, कि उसका पीछे जो पिछला मडगार्ड था वो आधा कटा हुआ है, जी जी। और उसकी जो वो चैन गरारी होती है वो उसकी ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि वो पैच लगाया हुआ था, किसी और अच्छा बाइक की निकाल के। अच्छा तो मतलब देखने से खौफ आता था मुझे। अच्छा। तो एक दफ़ा मैं जा रहा था, तो जीटी रोड, लाहौर फैसलाबाद जीटी रोड पे ना एक नाका लगा हुआ था, तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। ठीक है। तो मुझे कहते हैं कागज़ात दिखाओ, मैंने कहा सर कागज़ात तो जल्दी नहीं, मैं घर भूल आया हूँ। कहते ठीक हैं है। तुम हाईवे के ऊपर सफ़र कर रहे हो और इस बाइक के ऊपर कह रहे हो, तो ये क्या है? वो फिर
उसने ना ऐसे 360 उसका एक व्यू लिया बाइक का घूम के ना 2 दफा ठीक ऐसे है। घुमा के। कहते यार इसको चला कैसे रहे हो तुम? पुलिस वाला मुझे चलाते कैसे हो? मतलब मैं उससे थोड़ा डरा हुआ भी था कि यार पुलिस ने रोक लिया तो कॉपी भी नहीं है मेरे पास। नहीं। कहते इसको चलाते कैसे हो? करते क्या हो तुम? अच्छा Right. कहाँ से होते हो? क्या नाम है? ये वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो बहरहाल वो फिर एंजॉय में पड़ गया कि ठीक है यार स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग बच्चा है तो जान उसको जाने दो, तो उसने मुझे जाने दिया। वरना लेकिन बड़ी हिम्मत है कि उस बाइक पे आप लाहौर से फैसलाबाद ट्रेवल कर रहे हैं। वैसे नाइस नाइस। खैर वो एक अच्छे मोमेंट्स थे जो आज भी आपके पास हैं। तो माशाल्लाह आपने रिसेंटली गाड़ी परचेज की है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑन इनकम से, जी तो ये अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है। आज फैमिली के लिए आपके पास ये एक बहुत माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल कन्वेंस है बहुत जिस पे आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो वही बात है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन वही नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। तो एक टफ टाइम था लेकिन आज माशाल्लाह एक बड़ा इजी टाइम है आपके लिए और आपकी स्ट्रगल का समर है मैं ये बताऊं सब कुछ। हसीन कि आप हाईवे के ऊपर अगर जा रहे हो ना किसी अननोन रास्ते पे जी तो आपको नहीं पता होता कि 1 किलोमीटर आगे या 2 किलोमीटर आगे क्या चीज है। जी ठीक है लेकिन जब आप वहां पे पहुंचते हो तो आपको पता चलता है यार रास्ता साफ है और इससे आगे भी रास्ते है। बिल्कुल। तो मैं जब उस सारे सफर से गुजर रहा था उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यार आगे क्या है। आगे की अंधेरे नजर आ रहे थे, शराब नजर आ रहे थे। जी बट आज इस जगह पे बैठे हुए मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि यार वो बाकी इंसान के लिए सबक पैदा करते हैं, वो आपके लिए रास्ते बनाते हैं और इसी तरह जिंदगी चलती राइट। अच्छा अमजद, इस सारे सिनेरियो में इस सब कुछ के अंदर कुछ हैप्पी मोमेंट्स होंगे आपके पास, वो भी शेयर करें जब आप बहुत कूल एंड काम फील कर रहे हो और आपके लिए एक बड़े खुशी का बायस हो कोई चीज, उसके बारे में कुछ बताएं जो आप शेयर करना चाहें। है। यार बहुत कम है लेकिन एक दो मुझे अभी याद आ रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये कि 2011 में जब मैंने एसपी वाली कंपनी ज्वाइन की थी तो थोड़े अरसे के बाद उनका एक ट्रिप गया था मरी और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा हिल स्टेशन देखा था, कोई भी पहाड़ी इलाका। अच्छा। मतलब इमेजिन कि एक बंदा जो स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है पिछले 10 साल से, 12 साल से, नो ट्रिप कोई टिल ट्रिप नहीं, दैट। कोई ट्रिप नहीं। मतलब मैदान ही मैदान देखे आपने और ओ सड़कें देखी हैं और कुछ नहीं देखा। तो हम लोग पहली दफ़ा जो है ना वो मरी गए थे, तो राइट। वो एक बड़ा हैप्पी मोमेंट था। नंबर 2 हमने तीसरे चौथे सेमेस्टर के अंदर एक ड्रामा परफॉर्म किया था यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब इतने नामसाइद हालात के बावजूद जो अंदर का एक फनकार था, वो उसने जागा हुआ वो था। जागा हुआ था। तो राइट। उसमें फिर एक रोल प्ले किया था मैंने, आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में था और वो एक कॉम्पिटिशन में हमारा ड्रामा प्रेजेंट हुआ था और उसमें कोई सेकंड या थर्ड प्राइज मिला था पूरी क्लास वालों को। तो वो एक बड़ा हमारे लिए मेमोरेबल और हैप्पी वाला हैप्पीनेस का मोमेंट था। राइट। आज आप माशाल्लाह एक बड़े अच्छे डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। आपने प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ों को देखा है और आपने एनालाइज भी किया है। आज की यूथ के लिए, लड़के लड़कियों के लिए आपका कोई ऐसा मैसेज जिसमें आप डूज एंड डोंट्स प्रेफर करें कि ये करो ये मत करो, कुछ ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट कर दें ताकि प्रोफेशनल करियर के पर्सपेक्टिव से उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। नंबर 1, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं हम्म, तो ये भूल जाएं कि जब तक आप स्टेबल नहीं होते आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते। राइट। मतलब कुछ लोगों को सुनने में ये बुरा लगेगा कि यार ये तो ज़िंदगी कैद करने वाली बात है। देखें आप कुछ अपने आप को सफ़र कराएँगे तभी आप कुछ पा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें और ये समझें कि ये आपकी और आपकी फैमिली की नीड है और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं कोई है। चारा नहीं। डोंट्स के अंदर सबसे पहले कि ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेने। राइट। डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होते और अगर शॉर्टकट हो भी तो आगे खड्डे ऐसे होते हैं कि आप अगर सीधे रास्ते पे चलते होते तो शायद आपको इतने नुकसान ना देखने पड़ते। तो इसलिए शॉर्टकट्स नहीं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करें और यकीन रखें इस बात पे कि अगर आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ और इखलास नीयत के साथ, तो ईमान रखें कि आसमानों के ऊपर आपके लिए एक प्लान है। उस प्लान के अंदर आपके इम्तिहान हो सकते हैं, राइट। ट्रायल्स हो सकते हैं, आप रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन उसका जो एंड है, जो उसका नतीजा होगा, वो आपको खुश कर देगा, वो आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होगा। तो ये राइट। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। बिल्कुल। अमजद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करके, इन सारी मेमोरीज को रिन्यू करके। और ये सारी डिस्कशन, ये सब कुछ हमारी व्यूवरशिप जो है, हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारी ऑडियंस जो है, उनके लिए एक पॉजिटिविटी का मैसेज है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ये आपको बताता चलूँ कि ये जितनी डिस्कशंस हैं
ये जितनी स्टोरीज हैं जिनमें अमजद की स्टोरी भी शामिल है, ये सारी स्टोरीज हमारी यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक बड़े खूबसूरत मैसेजेस हैं, पॉजिटिव एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी करियर बिल्डिंग के अंदर। इसमें किसी के ऊपर भी किसी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद बहुत टफ हालात फेस किए हैं और मैं ऑन कैमरा इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास तबके से हैं और ये जितनी भी डिस्कशंस हैं, स्टोरीज हैं, ये मिडिल क्लास तबके के लोगों के लिए, क्योंकि हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस सब में पॉजिटिव मैसेजेस हैं, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है कि अगर आप लाइफ में लो फील कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी डेडिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इन स्टोरीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमने अमजद की स्टोरी आपके साथ शेयर की, इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटीज हैं और अगर आप इन पॉजिटिविटीज के ऊपर फोकस करें तो मुझे यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से लेसन के लिए जरूर मिलेगा। अमजद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कशन करके और इन खूबसूरत मोमेंट्स को एंजॉय करके। हमारे व्यूअर्स होपफुली हमारी डिस्कशन में से कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर निकाल लेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर आपका टाइम। बहुत शुक्रिया असीम, आपने मुझे इनवाइट किया जज़ाक और अपनी स्टोरी सुनाने का। इवन दो कि ये थोड़ा अर्ली था, क्योंकि ज़ाहिर है सक्सेस का जो मतलब आज दुनिया समझती है वहाँ तक पहुँचने में शायद अभी टाइम है। राइट, बट अगर गुजरे हुए कल से आपका आज बेहतर है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ इम्प्रूव दैट इज सक्सेस। अचीव किया, तो दैट इज सक्सेस। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। होपफुली इन डिस्कशंस में बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जिनसे हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारी अगली पॉडकास्ट तक के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम बहुत सारी अच्छी फैसिनेटिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।